हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना कोडर स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे 9th वीडियो पे। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म के बारे में एक थ्योरी जाना था, बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू देखा था। आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फॉर्म्स को हमारे कोड्स में। दोस्तों, फॉर्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आते हैं और वो फॉर्म टैग के कुछ अपने मेथड्स होते हैं, जैसे गेट मेथड, पोस्ट मेथड। उन मेथड्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि VS कोड को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। आपको गूगल में जाकर सिंपली लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो इससे जो पहला वाला लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बस आप यहाँ पर जाइए। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर, या मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो ये थर्ड वाला लिंक। इन माय केस ऑब्वियसली मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब देखिएगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद आप जो है इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है। तो आप लोग अपने एंड से कोशिश कीजिए। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको लेके डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बाय द वे मेरे सिस्टम पे। तो ये रहा मेरा फोल्डर। अभी चूंकि हम काम VS कोड से करने वाले हैं तो मैं यहाँ शो मोर ऑप्शंस में जाऊँगा, तो यहाँ देखिए ओपन विथ कोड बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखिए, मैंने अपने फोल्डर में जाके, मैंने कोई फाइल को बेसिकली सेलेक्ट नहीं किया, मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ ओपन विथ कोड किया। तो ये पूरा फोल्डर यहाँ पर कोड में आ गया है और यहाँ पर से आप अपना सारा सब फोल्डर्स वगैरह देख सकते हैं, उनके अंदर के सारे फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली फोल्डर्स और फाइल्स ऐड कर सकते हैं। खैर, अभी हम चलते हैं कि किस तरह से हम फॉर्म्स को बनाते हैं, ये देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक छोटा सा फॉर्म से, उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम विस्तार से जाएंगे। तो हमारे पास, मैं सबसे पहले इस फाइल को, ये न्यू वेब पेज .html, इसको ओपन कर लेता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी style.css के साथ कनेक्टेड है। हम अपने बॉडी टैग में आते हैं और यहाँ पर मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग यूज़ करूँगा। मैंने फॉर्म टैग को ओपन किया, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। ये VS कोड का एक स्पेशलिटी है और यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा सा पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। तो हमारे फॉर्म का हर एक चीज़, जो भी एलिमेंट हम फॉर्म में ऐड करेंगे वो हम हमारे फॉर्म टैग के अंदर डालेंगे। ओके, तो यहाँ फॉर्म टैग के अंदर हम क्या करेंगे, डालेंगे इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको हमने यहाँ से Ctrl+S से सेव किया और मैं इस पेज को भी रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स यहाँ पर आ गया जहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। राइट, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारा एक इनपुट बॉक्स बन गया है।
अगर हम इनपुट बॉक्स के अंदर पहले से एक एग्जिस्टिंग वैल्यू को डालना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। इसको हमने फिर से सेव किया और इसको अगर हम अभी रिफ्रेश करें तो ये देखिए वैल्यू पहले से मौजूद है। आप इसको चाहे तो ऑब्वियसली एडिट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन आप जितनी बार रिफ्रेश करेंगे ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि वो हमारे कोड में पहले से डाला हुआ है। अब हम इस वैल्यू को हटा देते हैं और ऐड करते हैं प्लेस होल्डर। हमने यहाँ प्लेस होल्डर में लिखा एंटर नेम, सेव किया और इधर से हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये एक प्लेस होल्डर आ गया है, एंटर नेम। तो ये बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है, ये इस बॉक्स में क्या लिखना है ये बता रहा है हमें। हम जैसे यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करेंगे तो ये चला जाएगा और जैसे इस बॉक्स को हम फिर से ब्लैंक करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक प्लेस होल्डर है बताने के लिए कि यहाँ पर इस फॉर्म में, इस बॉक्स में हमें क्या डालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेता हूँ। यहाँ हम एक लेबल टैग को लेते हैं। एंटर नेम, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि जब हमने ये लेबल ऑलरेडी डाल दिया है तो ये प्लेस होल्डर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डाल ही सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें तो इस वक्त सिर्फ समझना ही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी डालेंगे, जो प्रॉपर्टी हमें डालना ही है और वो प्रॉपर्टी है नेम। उस प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे कि ये जो बॉक्स है इसमें कौन सा डेटा है। हम जब बैकएंड में इसको भेजेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि भैया ये जो टैग है इसमें जो वैल्यू डाला जा रहा है वो नेम है, तो नेम हम लिखेंगे नेम। इसको हमने सेव किया। ऐसे तो नेम जो है ये फ्रंट एंड में दिखेगा नहीं, तो चलिए हम एक दूसरा यहाँ से बनाते हैं। ये है, मान लीजिए इसमें हम यहाँ डाल रहे हैं एंटर ईमेल। प्लेस होल्डर में भी हमने एंटर ईमेल डाला। टाइप हम टेक्स्ट नहीं डालेंगे, टाइप हम डालेंगे ईमेल। और यहाँ नेम में भी हम इसको बताएंगे कि भैया इसमें जो एंट्री है वो ईमेल है, ईमेल। इसको हमने सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डालेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ इनपुट टाइप हम कर देंगे नंबर और नेम में भी हम करेंगे क्या, नंबर। हमने इसको सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम में हम कुछ भी नेम डाल सकते हैं। ईमेल में हमें ईमेल डालना है, लेकिन उप्स व्हाट एम आई राइटिंग, एनीवे ईमेल में हमें ईमेल डालना है। और अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर में देखें तो ये देखिए यहाँ ऊपर और नीचे इस तरह से आ गए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये बॉक्स जो है ये हालांकि इनपुट बॉक्स है, लेकिन इसमें हमने
इनपुट टाइप नंबर दे रखा है, इसमें हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ पर जो है एक नंबर आएगा। तो आप यहाँ पर अगर कीबोर्ड से ABCD कुछ भी टाइप करें तो वो इस पर नहीं लेगा, इस पर ये सिर्फ नंबर लेगा। और उस नंबर को आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इनपुट टाइप नंबर है। खैर अभी इतना ही सा रखते हैं और क्या करते हैं, एक बटन दे देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। हम जैसे इनपुट टाइप सबमिट देते हैं, आप इसको रिफ्रेश करने पर देखिएगा एक बटन आ गया जिसमें लिखा हुआ है सबमिट। और मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये पेज जो है रिफ्रेश हो गया है और ये नेम, ईमेल, नंबर इस तरह से ये आ गया है हमारे URL में। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, नेम में अगर मैंने लिखा सौविक, ईमेल में अगर मैंने लिखा yourowncoder.com, इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने ये लिखा। अब देखिए मैं जब सबमिट करूंगा तो आप प्लीज़ URL को फॉलो कीजिएगा। देखिए हमारे सारे वैल्यूज़ इधर आ गए हैं। नेम इज इक्वल टू सौविक एंड ईमेल इज इक्वल टू सौविक %40 yourowncoder.com, ये @ का वैल्यू है। एंड नंबर इज इक्वल टू जो नंबर मैंने डाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो नेम इज इक्वल टू सौविक, मैं फ़िलहाल पहला वाला ले रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सौविक है ये वो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर डाला था। और ये जो नेम है, इसको पता कैसे चला कि ये वाला कॉलम जो है नेम का कॉलम है। इसको मैंने यहाँ से नेम में डिफाइन कर रखा था, नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक उसी तरह से इसमें नेम हमने डाला था ईमेल, और वैल्यू ऑब्वियसली जो वैल्यू हमने यहाँ पर डाला था। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग नेम फील्ड को क्यों डालते हैं। नेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फील्ड तो नहीं प्रॉपर्टी है, नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको फॉर्म में आना ही है। और अगर आपने नोटिस किया, जब भी हम सबमिट को क्लिक करते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है। हम यहाँ एक और बटन बना सकते हैं, जिसका नाम है कैंसल। इसको हमने रिफ्रेश किया। बेसिकली कैंसिल बटन इस तरह से आता नहीं, कि कैंसिल बटन के लिए हमें बटन टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से हम लिखते हैं और जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, एक कैंसिल बटन आ गया जिसमें आप जो भी इसमें लिखेंगे कैंसिल बटन क्लिक करने पर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आप फॉर्म में कुछ भी फिलअप करें, कैंसिल क्लिक करने पर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये है हमारा एक कंप्लीट फॉर्म जिसके अंदर हमारा सबमिट बटन भी है। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस डालते हैं। जैसे पहला वाला में मैंने लिखा रिक्वायर्ड, थर्ड वाला में भी मैंने लिखा रिक्वायर्ड,
सेकंड वाला हमने रिक्वायर्ड नहीं लिखा। आइए देखते क्या होता है। मैं पहले ऑब्वियसली पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और सबमिट बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि नेम वाला फील्ड जो है ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके बाद भी मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ आ गया कॉन्टैक्ट नंबर वाला, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैं सबमिट करता हूँ, ये सबमिट हो गया। ईमेल वाला में रिक्वायर्ड नहीं है। अब चलिए हम ऐसा करते हैं, नेम में हम कुछ डालते हैं, इसमें भी हम कुछ डालते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में, और ईमेल के जगह पर हम कोई ईमेल एड्रेस नहीं डालते हैं, हम सिर्फ अपना नाम को डाल देते हैं। अब हम सबमिट करते हैं। ये देखिए एक दूसरे तरह का वार्निंग आ रहा है। ये कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस, सौविक इज मिसिंग एन एट द रेट ऑफ। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका इनपुट टाइप जो है हमने ईमेल दे रखा है, और एट द रेट ऑफ के बिना ईमेल तो होता नहीं है। तो सिस्टम को पता चल जा रहा है कि ये जो है ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। सौविक, सिर्फ सौविक लिखना है, एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। अभी हम कुछ और डालते हैं यहाँ पर। या हम डायरेक्टली यहाँ पर पी टैग के अंदर हम डालते हैं टेक्स्ट एरिया। दोस्तों टेक्स्ट एरिया जो है इनपुट से अलग होता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इनपुट में जो है आप कोई एक लाइन या एक वर्ड या दो वर्ड्स, मैक्सिमम एक लाइन अगर आपको डालना है तो आप इनपुट टैग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन आपको अगर कोई पैराग्राफ लिखना है या एक अच्छा खासा कंटेंट डालना है तो वो इनपुट टैग जो होता है वो कोई काम का नहीं होता है। उसके लिए हमें एक अलग टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है टेक्स्ट एरिया टैग। और टेक्स्ट एरिया जो है कोई सिंगल टैग नहीं है, इनपुट टैग के तरह ये कोई सिंगल टैग नहीं है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग होती है। टेक्स्ट एरिया में आप प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, एंटर डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली आप यहाँ भी एक नेम डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन। आइए देखते हैं क्या आता है। ये देखिए दोस्तों टेक्स्ट एरिया ओपन हो गया। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। इसमें डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसको सही कैसे करते हैं, हम आराम से देखेंगे। फ़िलहाल हम मेन कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इनके रोज़ और कॉलम्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, रोज़ से 10 और कॉल्स भी हमने दिया 10। इसको हमने सेव किया, रिफ़्रेश किया। ये देखिए 10 रोज़ और 10 कॉलम्स ऐड हो गए। कॉलम्स मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कॉलम्स मैंने कर दिया 30। मैंने सेव किया। कॉलम्स बेसिकली वर्टिकल होते हैं और रोज़ हॉरिजॉन्टल होते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी हम रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। और कुछ यहाँ पर अगर हमने लिखा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस बार थोड़ा अलग नाम लेता हूँ, मैं लेता हूँ रोहित। ईमेल आई डोंट नो ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये ईमेल एड्रेस मैंने रैंडमली डाला है। एंड
इसको हमने सबमिट किया तो आप देख सकते हैं हमारा यूआरएल पूरा जो है उठ के आ गया है। यहाँ हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, वो है ईमेल के बाद पासवर्ड एंटर। यहाँ भाई हमने लिख दिया और इनपुट टाइप को हमने बना दिया पासवर्ड और नेम को भी हमने बना दिया पासवर्ड। जहाँ आपको कुछ कॉमन दिखे, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ईमेल है और आपको सारे ईमेल लिखे हुए टर्म्स को चेंज करने हैं तो आप कंट्रोल डी मारेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे और उन सभी को आप जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। खैर, ये एंटर पासवर्ड वाला हमने बना दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से मैं फ़िलहाल ये रिक्वायर्ड्स वगैरह को हटा दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये पासवर्ड डाला। इनपुट टाइप पासवर्ड है तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब मैंने सबमिट किया तो आप देखिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें, नेम, ईमेल, ये सारे वैल्यूज़ को तो मैंने डाला ही नहीं, सिर्फ पासवर्ड को डाला है और जो पासवर्ड को मैंने डाला था वो यहाँ दिख रहा है। तो अब आप पूछोगे कि ये तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फॉर्म में हम लोग मेनली गेट और पोस्ट ये दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड में है। गेट और पोस्ट क्या होते हैं हम इवेंचुअली डालेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि गेट का कनेक्शन जो होता है हमारे यूआरएल के साथ होता है। फॉर्म मेथड को या देखिए यहाँ पर डायलॉग, गेट, पोस्ट, ये 3 मेथड्स हैं। मैं यहाँ गेट मेथड को चूज़ करता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है। तो जैसे ही मैंने गेट मेथड में यहाँ पर कुछ भी मैंने लिखा तो ये यूआरएल में आ गया है। लेकिन इसी को अगर मैंने पोस्ट मेथड में लिखा, मैंने सेव किया इसको और अभी मैं फॉर्म में कुछ भी फिल करूं, कुछ भी, ओह मुझे ये रिफ्रेश करना है, आई एम सॉरी। ये हमने इस पेज को दोबारा ओपन किया। अभी अगर मैं इसको सबमिट करूं तो अब देखिए यूआरएल में कुछ भी नहीं आया। तो वैल्यू गया कहाँ? वैल्यू एक्चुअली कहीं नहीं गया है। ये वैल्यू के साथ हम अपने डेटाबेस में कॉल कर सकते हैं। जब हम बैकएंड सीखेंगे तब हम देखेंगे कि सबमिट बटन के बाद वैल्यू हम किस तरह से डेटाबेस में भेजते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि गेट मेथड में ये वैल्यूज़ जो है हमारे यूआरएल में आ जाते हैं, जो पोस्ट मेथड में नहीं आते हैं। पोस्ट मेथड इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे सारे इनपुट टैग्स को। हमारे बहुत तरह के इनपुट टैग्स होते हैं, उसके बाद हमारे और भी टैग्स हैं। तो अगले वीडियो में हम हमारे सारे के सारे इनपुट टैग्स को देखेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म्स बनाने के लिए। फ़िलहाल जो है आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी दूर तक हमने इस वीडियो तक देखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोलिए। हम डेफिनेटली कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।